कैसे हो दोस्तों? आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं एडवोकेट नेहा प्रजापति। पोश एक्ट सीरीज की ये 5th वीडियो है। अभी तक की वीडियोस में हमने इस एक्ट के बैकग्राउंड के बारे में देखा था। सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लॉज से डील करता है, सारी डेफिनेशंस को हमने अच्छे से डील किया। सेक्शन 3 में हमने प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट को देखा, समझा, उसके सारे की इंग्रेडिएंट्स को समझा। देन हमने लोकल कंप्लेंट कमेटी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, उनका क्या वर्क है, उनके मेंबर्स को कैसे रिमूव किया जाता है, उनका क्या टेन्योर है, ये सब चीज़ें अभी तक हमने डील कर ली हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। आज की वीडियो में हम डील करेंगे चैप्टर 4 को, जो बात करता है कंप्लेंट की, कि कंप्लेंट कैसे की जाएगी, किसके द्वारा कंप्लेंट की जाएगी, क्या टाइम पीरियड है, कितने ड्यूरेशन में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। सेकेंड थिंग, कंसिलिएशन की बात की गई है इस चैप्टर में कि कंसिलिएशन कौन करवा सकता है, किसकी रिक्वेस्ट पे कंसिलिएशन की जा सकती है। देन अगर कंप्लेंट फाइल की गई है तो इंक्वायरी कैसे होगी, कौन इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, ये सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डील करेंगे। एंड तक बने रहिएगा। और अब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आती है तो, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 9 के साथ। सेक्शन 9 सेज कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। Subsection 1, any aggrieved woman may make in writing, underline in writing, a complaint of sexual harassment at workplace to the internal committee, if so constituted, or the local committee in case it is not so constituted within a period of 3 months from the date of incident, and in case of a series of incidents within a period of 3 months from the date of the last incident। क्या कहता है? अग्रीव्ड वुमेन जो होगी वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है। कंप्लेंट रिटन होनी चाहिए। रिटन कंप्लेंट को आप फाइल करोगे किसके सामने? इंटरनल कमिटी के सामने। अगर इंटरनल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड है तो आप सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो एक्ट हुआ है उसकी कंप्लेंट आप इंटरनल कमिटी के सामने जाके अपनी फाइल कर दोगे। लेकिन अगर इंटरनल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है आपके वर्क प्लेस में, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? लोकल कमिटी के पास जाएंगे और अपनी कंप्लेंट वहां जाके दर्ज कराएंगे। अब बात आती है कि कितने टाइम में आपको अपनी कंप्लेंट फाइल करनी है। देखो, अगर आपके साथ पहली बार कोई कोई एक्ट हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई एक्ट पहली बार अगर आपके साथ होता है, तो आपके पास समय है कि आप उस दिन से लेके 3 महीने का, 3 months, it is 3 months, right? Yeah, it is 3 months। आप 3 महीने का आपके पास समय है, आप अपनी कंप्लेंट विदिन 3 months जाके कंसर्न्ड कमिटी पे कंप्लेंट अपनी आप फाइल कर सकते हो। सेकंड, आगे क्या कहता है देखो यहां से, एंड इन केस ऑफ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? मान के चलिए आप एक वर्क प्लेस में काम करते हैं, आपका जो कॉलीग है वो एक दिन आया, सपोज जनवरी में आया, और उसने कुछ आपके साथ आपका हाथ पकड़ लिया आके, ठीक है। देन कुछ दिन तक फिर वो कुछ आपसे उसने कुछ बात नहीं की, ठीक है। फरवरी में फिर से आता है और उसने फिर से क्या किया कि आके एकदम से आपको कुछ कमेंट पास कर दिया, मान के चलिए, ठीक है। आपने फिर भी सोचा कि चलो मान जाएगा, सुधर जाएगा, नहीं किए करेगा, और आपने उस एक्ट का, जो उसने वो एक्ट किया, उसका रिएक्शन भी आपने नेगेटिव दिया। मतलब पॉजिटिव का आपने रिएक्ट नहीं किया। अगर पॉजिटिव दोगे तो वो अनवेलकम नहीं कहलाया जाएगा ना, तो आपका रिएक्शन भी नेगेटिव था। देन क्या होता है कि मार्च में फिर से वो आपके पास आता है और कुछ ना कुछ ऐसा एक्ट करता है विच इज सेक्सुअल इन नेचर। देन आप क्या करते हो? आपके साथ जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हो गए। अब आपके पास मार्च में जो इंसिडेंट हुआ था, लास्ट इंसिडेंट आपके साथ मार्च में हुआ था, और आपने डिसाइड किया अब मुझे कंप्लेंट फाइल करनी है। तो आप क्या करोगे? मार्च में जो आपका इंसिडेंट हुआ वहां से लेके आपके पास 3 महीने हैं, आप अपनी कंप्लेंट कंसर्न्ड कमिटी के सामने जाके फाइल कर सकते हो। सब सेक्शन 1 ये कहता है कि अग्रीव्ड वुमेन, एक जिसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है उसके वर्क प्लेस पे, उसको ये राइट है कि वो एक कंप्लेंट बनाए, एक कंप्लेंट लिखे,
ठीक है, रिटन कंप्लेंट होनी चाहिए, और वो कंसर्न्ड कमिटी में जाके, अगर इंटरनल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड है तो वहाँ, और अगर इंटरनल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, इन दैट केस लोकल कमिटी में जाके अपनी कंप्लेंट फाइल कर दे विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months. और इन द केस ऑफ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, देन शी हैज़ अ राइट to file a complaint within a period of 3 months from the last incident of sexual harassment, right? Then subsection, then proviso क्या कहता है? Proviso says where such complaint cannot be made in writing, यानी कि आपकी जो complaint, aggrieved woman की जो complaint है वो writing में नहीं है. अब उस situation में क्या होगा? The presiding officer or any member of the internal committee or chairperson or any member of the local committee, as the case may be, shall render all reasonable assistance to the woman for making the complaint in writing. Proviso ये कहता है कि अगर महिला complaint लिख नहीं पा रही है तो उस situation में internal committee के member और presiding officer या फिर लोकल कमेटी के मेंबर या चेयरपर्सन हेल्प करेंगे वुमन की कि उस कंप्लेंट को रिटन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए. ठीक है. देन सेकेंड प्रोवाइजो सेज फर्दर दैट द इंटरनल कमिटी एज द केस में बी or the local committee may, for the reasons to be recorded in writing, extend the time limit not exceeding 3 months if it is satisfied that the circumstances were such which prevented the woman from filing a complaint within the said period. मतलब यहाँ पे जो आपकी लोकल कमेटी है और आपकी जो इंटरनल कमेटी है उसको ये पावर दी गई है कि अगर आप सेटिस्फाई होते हो कि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि अग्रीव्ड वुमेन, जो टाइम पीरियड ऑलरेडी सबसेक्शन 1 में बात कर रहा है 3 महीने की, और अग्रीव्ड वुमेन ने 3 महीने के भीतर अपनी कंप्लेंट फाइल नहीं की, और सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे जिससे कि कमिटी सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ ये सर्कमस्टांसेस रहे होंगे कि 3 महीने के भीतर वो अपनी कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाई. उस सिचुएशन में कमिटी 3 महीने का टाइम पीरियड एक्सटेंड कर देगी, यानी ऑलरेडी 3 मंथ्स उसको मिल रहे हैं सबसेक्शन 1 में, लेकिन प्रोवाइजो कहता है कि हम 3 महीने और एक्सटेंड कर देंगे, यानी टोटल कितना हो गया 6 मंथ्स हो गया. लेकिन ये जो 3 मंथ्स एक्सटेंड किए जा रहे हैं उसमें पहले कमिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो टाइम पीरियड को एक्सटेंड करेगी. ठीक है. देन सबसेक्शन 2, where the aggrieved woman is unable to make a complaint on account of her physical, material incapacity or death or otherwise. कितनी चार बातें की गई हैं? Physical, mental incapacity, death and otherwise or otherwise. Her legal heir or such other person may, as may be prescribed, may make a complaint under this section. ये सबसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है. ठीक है. सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि अगर अग्रीव्ड वुमेन मेंटली या फिजिकली इनकैपेसिटेट हो जाती है, मतलब कोमा में चली गई मान के चलो, या 3 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसी इंजरी रिस्पोंडेंट ने उसको दी, तो 3 महीने से या 2 महीने से या 1 महीने से हॉस्पिटलाइज्ड है. ठीक है. अब उस सिचुएशन में वो कैपेबल तो नहीं है कंप्लेंट फाइल करने के लिए, या फिर उसकी डेथ हो जाती है. ठीक है. या फिर कोई और अदर रीज़न है जिसकी वजह से वो कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाती है कंसर्न्ड अथॉरिटी, कंसर्न्ड कमिटी के सामने. तो उस सिचुएशन में उसके लीगल एयर्स के पास ये राइट है, या वो पर्सन जिसको प्रिस्क्राइब किया गया है इन हर बिहाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं लोकल कमेटी के सामने, अगर इंटरनल कमेटी के सामने, अगर इंटरनल कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड है, और अगर नहीं तो लोकल कमेटी के सामने. ठीक है. तो देखा जाए तो सिर्फ अग्रीव्ड वुमेन को ही राइट नहीं है कंप्लेंट फाइल करने का. अगर अग्रीव्ड वुमेन अनेबल है कंप्लेंट फाइल करने में ड्यू टू दीज रीजंस, फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी, डेथ और अदरवाइज, इन दैट सिचुएशन हर लीगल एयर और any other person who is prescribed can make a complaint before the internal committee or the local committee as the case may be, right? Then move forward. Section 10 ये कहता है कि अगर complaint जो section 9 में aggrieved woman ने फाइल की है
बिफोर द कमिटी, अगर अग्रीव्ड वुमेन चाहती है कि इंक्वायरी स्टार्ट होने से पहले कंसिलिएशन कराई जाए, यानी मैटर को यहीं पे बातचीत करके ही उसको सेटल कर दिया जाए, इन दैट सिचुएशन अग्रीव्ड वुमेन क्या करेगी, रिक्वेस्ट करेगी कमिटी के सामने कि मेरी और रिस्पोंडेंट हमारी कंसिलिएशन कराया जाए, हमारा कंसिलिएशन कराया जाए। मतलब उसने देखो हमारा कंसिलिएशन कराया जाए और मैं इंक्वायरी स्टार्ट करवाना नहीं चाहती हूँ। देखो इसका पर्पस क्या होगा कंसिलिएशन का बेसिकली पर्पस ये होगा कि इंक्वायरी एक लेंथी प्रोसेस है, ठीक है, इट विल टेक टाइम टू कंक्लूड, बट इन कंसिलिएशन आप क्या कर सकते हो कि बैठ के अगर रिस्पोंडेंट माफ़ी मांग लेता है या अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, इन दैट सिचुएशन आप उस चीज़ को वहीं की वहीं ख़त्म कर सकते हो कंसिलिएशन में ही। वो एक लेंदी प्रोसेस नहीं है एज अगर मैं इंक्वायरी के साथ कंपेयर करूँ तो कंसिलिएशन में। तो कंसिलिएशन से क्या फ़ायदा होगा गरीब वुमेन को, उसको कम टेंशन होगी, एंजाइटी कम होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहेगी उसके वर्क प्लेस में, उसको ह्यूमिलिएटिंग फील नहीं होगा। मान के चलो अगर इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो इंक्वायरी में तो 2 महीने लग जाएं, 6 महीने लग जाएं, ठीक है, एक टाइम पीरियड दिया गया है इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि इंक्वायरी इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंक्लूड होनी चाहिए। लेकिन जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होगी उसको ह्यूमिलिएटिंग फील होता रहेगा, ठीक है, और क्या पता धीरे धीरे सबको ऑफिस के जितने भी कलीग्स हैं उसके उनको पता चल जाए कि यार इसके साथ तो ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, उस पर्सन ने किया है, तो उसको कितना ह्यूमिलिएटिंग फील होगा, कितना अनसेफ फील होगा, है ना, और उसकी वजह से उसका मेंटल हेल्थ पे कितना अफेक्ट पड़ेगा, राइट। अगर छोटी बात है, ठीक है, हालांकि सेक्सुअल हैरेसमेंट कोई छोटी बात तो नहीं है किसी भी महिला के लिए उसके वर्क प्लेस पे, लेकिन फिर भी अगर रिस्पोंडेंट अग्री कर जाता है अपॉलॉजी के लिए या फिर रिटन अपॉलॉजी देना चाहता है और ये अग्री करता है कि ऐसा कोई मिसकंडक्ट इन फ्यूचर कभी नहीं होगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन को वहीं की वहीं बातचीत करके ख़त्म किया जा सकता है, ताकि आगे फ्यूचर में जो अग्रीव्ड वुमेन है वो सेफली और पॉजिटिवली और एक सेफ और एक प्रोडक्टिव माइंड सेट के साथ अपना काम अच्छे से कर सके, ठीक है। देन प्रोवाइडेड दैट नो मॉनेटरी सेटलमेंट शैल बी मेड एज अ बेसिस ऑफ कंसिलिएशन। अब ये प्रोवाइजो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रोवाइजो ये कहता है कि मान के चलो अगर कंसिलिएशन करने के लिए अग्रीव्ड वुमेन रेडी हो जाती है, तो कंसिलिएशन का बेसिस ये नहीं होना चाहिए कि रिस्पोंडेंट ये कह देता है कि मैं तुमको 5 लाख रुपए दूंगा, तुम ना कंसिलिएट कर लो मेरे साथ और बोल दो कि हाँ ठीक है ख़त्म करो, अगर मैंने तुम्हारे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया भी है तो चलो मैं तुम्हें 5 लाख दे रहा हूँ, चलो रफा दफा करो। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं करने आए हो कंसिलिएशन में। हाँ, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि रिस्पोंडेंट ने एक्ट किया है और वो अपॉलॉजी और वो माफ़ी भी मांग रहा है उस चीज़ के लिए, और तब उस सिचुएशन में कमिटी ये कह सकती है कि आप इसको कॉम्पनसेट प्रोवाइड करो, जो भी उसको इंजरी, हार्म, ये सारी चीज़ें हुई हैं, मेंटल इंजरी हुई होगी उसको, ठीक है, कई दिनों तक उसको एंजाइटी रही होगी, तो उस सिचुएशन में उसको कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है। अगर उसने साइकाइट्री के पास जाके थेरेपी ली है, ठीक है, या फिर उसको कई दिनों तक उसकी तबीयत ठीक नहीं रही, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा, इन सब चीज़ों के लिए आप कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करवा सकते हो। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि ठीक है रफा दफा करो और जो भी हुआ उसको रफा दफा करो, मैं तुमको 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, मैं तुमको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, मैं तुमको 50,000 रुपए दे रहा हूँ, इस सिचुएशन में मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं किया जाएगा। कंसिलिएशन का बेसिस केवल मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई हो ये बात। देन सबसेक्शन 2, वेयर सेटलमेंट हैज बीन अराइव्ड एट अंडर सबसेक्शन 1, यानी कि सेटलमेंट हो जाता है सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, सेटल हो जाती है सिचुएशन, तो इंटरनल कमिटी और द लोकल कमिटी एज द केस में बी शैल रिकॉर्ड द सेटलमेंट, रिकॉर्ड करेंगे जो भी सेटलमेंट, जिस भी सेटलमेंट पे अराइव्ड हुई है कमिटी, वो सारे जो रीजंस हैं वो सब रिकॉर्ड किया जाएगा, एंड फॉरवर्ड द सेम टू द एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टू टेक एक्शन एज स्पेसिफाइड इन द रिकमेंडेशन। और जो रिपोर्ट बनाई गई है, जो सेटलमेंट रिपोर्ट बनी है, उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा या तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास या फिर आपके एम्प्लॉयर के पास, और जो भी उसमें कंडीशंस या जो भी उसमें रिकमेंडेशंस दी गई है, सपोज बोला गया है कि इतना कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करवाओ आप अग्रीव्ड वुमेन को, या जो भी, या फिर उसको रिटन अपॉलॉजी लिखवाओ रिस्पोंडेंट से, XYZ जो भी रिकमेंडेशंस दी गई हैं उस सेटलमेंट रिपोर्ट में, तो वो एम्प्लॉयर
और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। Then subsection 3, the internal committee or the local committee as the case may be shall provide the copies of the settlement as recorded under subsection 2 to the aggrieved woman and the respondent। जो subsection 2 में settlement हुई है उसकी जो कॉपी जो रिपोर्ट फॉरवर्ड की गई है एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, सबसेक्शन 3 ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और एम्प्लॉयर अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, एक एक कॉपी एक रिस्पोंडेंट को प्रोवाइड करेंगे और एक अग्रीव्ड वुमेन को, ठीक है। देन Subsection 4 says, where a settlement is arrived at under subsection 1, no further inquiry shall be conducted by the internal committee or the local committee as the case may be। Subsection 4 ये कह रहा है कि अगर सेटलमेंट हो जाती है, मतलब समझौता हो गया, पॉजिटिव समझौता हो गया, अग्रीव वुमेन चाहती है कि ठीक है मुझे इंक्वायरी नहीं करनी है, उसने माफ़ी मांग ली, मैं यही चाहती थी, ठीक है, या मुझे इतना मेरा खर्च हुआ, इतना मेरा मुझे नुकसान हुआ, लॉस हुआ, इंजरी हुई और वो मुझे कॉम्पनसेशन आप मुझे दिलवा दीजिए, और कॉम्पनसेशन प्रोवाइड हो जाता है इन दैट सिचुएशन, और आगे इंक्वायरी नहीं करवाना चाहती अग्रीव वुमेन और सेटलमेंट आपका हो जाता है, पॉजिटिव सेटलमेंट हो जाता है, इन दैट सिचुएशन अब कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं कंडक्ट की जाएगी अंडर सेक्शन 11, क्योंकि सेटलमेंट हो गया ना, कंसिलिएशन में आपका सेटलमेंट हो चुका है। अब क्या होगा, सेक्शन 11 में इंक्वायरी कंडक्ट नहीं होगी इस कंप्लेंट की, वो वहीं खत्म हो जाएगी, ठीक है। सबसेक्शन 4 इतनी सी बात करता है। देन मूव टू सेक्शन 11। सेक्शन 11 में अब बात की गई है कि अगर सेक्शन 9 में कंप्लेंट फाइल होती है, अग्रीव वुमेन सेक्शन 9 में कंप्लेंट फाइल करती है, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट की, तो अब इंक्वायरी होगी। ऑफ कोर्स लोकल कमेटी और इंटरनल कमेटी के पास कंप्लेंट गई, तो अब प्रोसीजर बताया गया है सेक्शन 11 में कि कैसे इंक्वायरी होगी, कितने टाइम पीरियड में होगी और क्या क्या चीज़ें आगे मतलब क्या क्या रिकमेंडेशंस दी जाएंगी, ये सारी चीज़ें डील करता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 सेज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सेटलमेंट हो गई तुम्हारे सेक्शन 10 में, कंसिलिएशन हो गई, सेटलमेंट हो गई है ना, तो अब इंक्वायरी नहीं होगी, ठीक है। तो अगर वहां पे हो चुकी है तो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सेक्शन 10 के अधीन रहेंगे, फॉलो करेंगे सेक्शन 10 को। अगर वहां सेटलमेंट नहीं हुई है आपकी, तो उस सिचुएशन फिर आप सेक्शन 11 में आओगे इंक्वायरी करने के लिए, ठीक है। द इंटरनल कमिटी और द लोकल कमिटी एज द केस में बी शैल की बात की गई, मैंडेटरी है फॉर द कमिटीज। वेयर द रिस्पोंडेंट इज एन एम्प्लॉई, जहां पे रिस्पोंडेंट क्या है, एम्प्लॉई है, proceed to make inquiry into the complaint in accordance with the provisions of the service rules applicable to the respondent। इतनी सी बात समझो पहले। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 ये कह रहा है कि अगर जो रिस्पोंडेंट है वो एम्प्लॉय है, किसी वर्क प्लेस में एम्प्लॉय है, किसी कंपनी में काम करता है और वहाँ का एम्प्लॉय है। अब हर कंपनी के अपने सर्विस रूल्स होते हैं, ठीक है। अगर वो रिस्पोंडेंट एम्प्लॉई है और उसके ऊपर सर्विस रूल अप्लाई होते हैं, मतलब उस कंपनी में सर्विस रूल्स बनाए गए हैं उस कंपनी के द्वारा कि अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उस सिचुएशन को कैसे डील किया जाएगा, उन्होंने रूल्स बना रखे हैं। तो उस सिचुएशन में जो कमिटी है, इंटरनल कमिटी, वो सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेगी, इंक्वायरी जो करेगी वो सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग करेगी, ठीक है। एंड वेयर नो सच रूल्स एग्जिस्ट, लेकिन जहां पे किसी वर्क प्लेस में रूल्स नहीं बनाए गए हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, तब फिर इंटरनल कमिटी इन रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेगी इंक्वायरी करने में। दो बातें हैं समझो। पहली बात है जो रिस्पोंडेंट है वो एम्प्लॉई है, ठीक है, उस सिचुएशन में अगर उस वर्क प्लेस पे सर्विस रूल्स बनाए गए हैं तो कमिटी इन सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेगी इंक्वायरी करने के लिए। लेकिन अगर सर्विस रूल्स नहीं है उस कंपनी में, उस सिचुएशन में जो इस एक्ट में रूल्स बनाए गए हैं इंक्वायरी के लिए या फिर कैसे डील करोगे आप सेक्सुअल हैरेसमेंट को, तो इंटरनल कमिटी इन रूल्स के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेगी, ठीक है। दोनों सिचुएशन समझ में आ गई है, ठीक है। अब आगे देखो, और इन द केस ऑफ अ डोमेस्टिक वर्कर, अब डोमेस्टिक वर्कर के केस में क्या होगा, द लोकल कमिटी ही डील करेगी डोमेस्टिक वर्कर के केस में। शैल, यहां पे भी शैल की बात की गई है, मैंडेटरी है,
इफ प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट, यानी उसकी कंप्लेंट में ऐसा दिख रहा है, प्राइमा फेसी मीन्स ऑन द फेस ऑफ इट, यानी आप कंप्लेंट फाइल करके आपको साफ साफ जाहिर हो रहा है कि हाँ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, ठीक है, तो लोकल कमिटी उस सिचुएशन में क्या करेगी, उस कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर देगी पुलिस को फॉरवर्ड कर देगी विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days, अंडरलाइन 7 days, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। और ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है ये टाइम पीरियड भी, तो टाइम पीरियड्स हर सेक्शन में जहां जहां टाइम पीरियड्स आ रहे हैं आपको वो सब कुछ सारे याद रखने हैं, ठीक है। तो 7 दिन में लोकल कमेटी क्या करेगी, उस कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर देगी पुलिस को। अब पुलिस को क्यों फॉरवर्ड कर रही है, फॉर रजिस्टरिंग द केस अंडर सेक्शन 509, सेक्शन 509 में केस रजिस्टर्ड करने के लिए ये आईपीसी का 509 है, लेकिन जैसा कि हमको पता है अब आपका आईपीसी रिपील्ड हो चुका है और आपका आ गया है भारतीय न्याय संहिता, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये है आपका सेक्शन 79 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 79 आप यहाँ पे लिख लेना, सेक्शन 79 बन चुका है, अब ये कॉरेस्पॉन्ड करेगा सेक्शन 79 बीएनएस का, ठीक है। एंड एनी अदर रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द सेड कोड वेयर एप्लीकेबल, या फिर कोई और अगर रिलेवेंट प्रोविजन है जो अप्लाई होना चाहिए उस कोड का, यानी कि आईपीसी का, लेकिन अब क्या हो गया है भारतीय न्याय संहिता, तो भारतीय न्याय संहिता का कोई और अगर प्रोविजन है जो अप्लाई जो लगाना चाहिए, जो रिलेवेंट होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में उस सेक्शन में भी केस रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। तो हमने यहाँ पे सबसेक्शन 1 में 3 बातें देखी। सबसे पहले तो हमने देखा कि अगर रिस्पोंडेंट एम्प्लॉय है और सर्विस रूल अप्लाई होते हैं तो उस सिचुएशन में प्रोसीड किया जाएगा सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर सर्विस रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में प्रोसीड किया जाएगा इस एक्ट के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। डोमेस्टिक वर्कर के केस में अगर प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट होता है तो लोकल कमेटी क्या करेगी, 7 दिन के भीतर कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर देगी पुलिस को। अब पुलिस क्या करेगा, केस रजिस्टर्ड करेगा सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी विच इज नाउ सेक्शन 79 ऑफ बीएनएस और अदर रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कोड, यानी कि कोई अदर रिलेवेंट प्रोविजन है कोड का यानी आईपीसी का, तो उसमें भी केस रजिस्टर्ड कर देगी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द अग्रीव्ड वुमेन इन्फॉर्म्स द इंटरनल कमिटी और द लोकल कमिटी एज द केस में भी, यहाँ पे अग्रीव्ड वुमेन इन्फॉर्म्स की बात की गई है, ठीक है, दैट एनी टर्म और कंडीशन of the settlement arrived at under subsection 2 of section 10 has not been complied with by the respondent, the internal committee or the local committee shall proceed to make an inquiry into the complaint or as the case may be forward the complaint to the police. Proviso ये कह रहा है जैसा कि section 10 में conciliation हुआ, सेटलमेंट हुआ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई होंगी उस सेटलमेंट में जो रिस्पोंडेंट को फॉलो करनी है, ठीक है। लेकिन अगर अग्रीव्ड वुमेन इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी को ऐसा इन्फॉर्म कर रही है, अग्रीव्ड वुमेन लोकल कमिटी या इंटरनल कमिटी को ऐसा इन्फॉर्म कर रही है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस सेटलमेंट में की गई थी कंसिलिएशन के दौरान, वो टर्म्स एंड कंडीशंस रिस्पोंडेंट फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में कमेटी क्या करेगी, इंक्वायरी स्टार्ट कर देगी अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11, ठीक है, जैसा अभी हमने डील किया उसके अकॉर्डिंग। देन सेकंड प्रोवाइजो सेज प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर बोथ द पार्टीज आर एम्प्लॉइज, the parties shall during the course of inquiry be given an opportunity of being heard and a copy of the findings shall be made available to both the parties, enabling them to make representation against the findings before the committee. Second proviso ये कह रहा है कि अगर दोनों पार्टी जो है वो एम्प्लॉय है, यानी आप अग्रीव्ड वुमेन भी एम्प्लॉय है एक कंपनी में और जो रिस्पोंडेंट है वो भी एम्प्लॉय है, इस सिचुएशन में क्या होगा, दोनों पार्टीज को सुनने का मौका दिया जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाएगा, ठीक है। और जो भी फाइंडिंग होती है उसकी कॉपी फॉरवर्ड की जाएगी, वो कॉपी प्रोवाइड की जाएगी अग्रीव्ड वुमेन और आपके रिस्पोंडेंट को, ताकि कल को जब अगर उसे रिप्रेजेंटेशन करना है, अपील करनी है, तो उस सिचुएशन में वो कर सकता है, ठीक है। देन सब सेक्शन 2 notwithstanding anything contained in section 509 of IPC, 509 of IPC में कुछ भी लिखा हो,
ठीक है, ओवरराइड कर रहा है यहाँ पे सबसेक्शन 2। द कोर्ट में देन व्हेन द रिस्पोंडेंट इज कन्विक्टेड of the offence, order payment of such sums as may be considered appropriate to the aggrieved woman by the respondent having regard to the provisions of section 15. subsection 2 ये कह रहा है कि 509 में कुछ भी लिखा हो आपको ओवरराइड करना है उस सेक्शन को। वहां पे हम कह रहे हैं कि अगर रिस्पोंडेंट कन्विक्ट होता है, यानी रिस्पोंडेंट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है और ये प्रूव हो जाता है, कि कमेटी क्या करेगी, जो भी अप्रोप्रिएट अमाउंट उसको कंसीडर लगता है उसके पेमेंट के लिए ऑर्डर कर देगी, कि रिस्पोंडेंट को बोलेगी कि आप इतना अमाउंट अग्रीव वुमेन को पे करो, ठीक है। लेकिन पे करने से पहले वो सेक्शन जो 15 है हमारा, उसके जो प्रोविजंस हैं उसको ध्यान में रखेगी, ठीक है। सेक्शन 15 क्या कहता है हम आगे पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो जो भी अमाउंट फिक्स करेगी कमेटी, जब अगर जो रिस्पोंडेंट है वो कन्विक्ट हो जाता है तो सिचुएशन में कमेटी क्या कर देगी, एक अमाउंट पे करने के लिए बोल देगी रिस्पोंडेंट को टू द अग्रीव वुमेन, ठीक है। सबसेक्शन 3, फॉर द पर्पसेस ऑफ मेकिंग एन इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1 द इंटरनल कमिटी और द लोकल कमिटी एज द केस में बी शैल हैव द सेम पावर्स as are vested in a civil court, civil court of the Code of Civil Procedure 1908, or ये भी shall have the same powers when trying a suit in respect of the following matter, namely summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath. सबसेक्शन 3 पावर दे रहा है कमिटी को। क्या पावर दे रहा है कि जब आप सम्मन करोगे, ठीक है, या फिर आप किसी भी पर्सन की अटेंडेंस इन्फोर्स करोगे, किसी भी पर्सन को बुलाओगे, सम्मन करोगे, या फिर उसको एग्जामिन करोगे ओथ पे, या फिर आप रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कोई डॉक्यूमेंट मंगवा रहे हो, प्रोड्यूस करवा रहे हो, ठीक है। क्लॉज सी एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड, या कोई और मैटर है जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इन सिचुएशंस में आपके पास पावर दी गई है कि आपको सिविल कोर्ट वाली पावर है, ठीक है, जो कि सिविल कोर्ट्स को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दी गई हैं, पावर्स दी गई हैं, वही सेम पावर्स इंटरनल कमिटी को भी दी गई है अंडर सबसेक्शन 3, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। देन सबसेक्शन 4 कहता है कि इंक्वायरी, जो हम इंक्वायरी कर रहे हैं 11 में, सेक्शन 11 में जो हम इंक्वायरी कर रहे हैं उसका कोई टाइम पीरियड भी तो होना चाहिए कंप्लीट होने का। तो कहता है द इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा प्रीलिम्स में स्पेशली, ठीक है। ये कह रहा है जो कंप्लेंट की अग्रीव्ड वुमेन ने सेक्शन 9 में, उसकी इंक्वायरी होगी सेक्शन 11 में। तो सेक्शन 11 में जो इंक्वायरी कंडक्ट कर रही है कमिटी, उसके पास 90 दिन का समय है, 90 डेज है कि आपको अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करनी है विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कंप्लेंट कौन कर सकता है, किन सिचुएशंस में अग्रीव्ड वुमेन के लीगल एयर्स और अदर पर्सन जिसको प्रिस्क्राइब किया गया है वो भी कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट की। देन हमने सेक्शन 10 में कंसिलिएशन को समझा कि कंसिलिएशन किन के बीच में होता है और मॉनेटरी सेटलमेंट बेसिस नहीं होना चाहिए कंसिलिएशन का। सेक्शन 11 में हमने इंक्वायरी समझ ली अच्छे से कि इंटरनल कमेटी कैसे इंक्वायरी करेगी, लोकल कमेटी कैसे इंक्वायरी करेगी। इसका जो टाइम पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड आपको याद रखना है। 7 दिन में लोकल कमेटी फॉरवर्ड करेगी कंप्लेंट को पुलिस ऑफिसर के सामने, 90 डेज में आपकी इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एक्ट का, इसको अच्छे से 2-3 बार रीड कीजिएगा, आपको इजीली समझ में आने लग जाएगा। आपको अगर अभी तक की वीडियोस में कुछ भी डाउट है किसी भी सेक्शन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं और वीडियोस अच्छे से अच्छे आपके सामने लेके आऊँगी, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भेजिए ताकि वो भी इन वीडियोज़ के थ्रू अपना बेस जो है स्ट्रॉन्ग कर सके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे चैप्टर 5 को, जिसमें बात करेंगे कि भाई अगर इंक्वायरी पेंडिंग है तो सिचुएशन में अग्रीव्ड वुमेन के पास क्या राइट्स हैं, और ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।